फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 3 और 4 मार्क्स पक्का पक्का आने वाले हैं आपके अकाउंट्स में एग्जाम में, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना हम यहाँ पे सीखेंगे। कितने तरीके हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को याद रख सकते हैं, कब कौन सी चीज प्लस करनी है माइनस करनी है। आज की क्लास में मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बेटा सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अब हम सब्सक्रिप्शन कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं? सब्सक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं एनपीओ चैप्टर के अंदर, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है, यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से काम नहीं करती है, वेलफेयर के पर्पज से काम करती है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा इनकम का जो इनके पास साधन होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एनपीओ के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कुछ अमाउंट क्या करते हैं, एनपीओ में जमा करते हैं, वॉलंटरी देते हैं, जिससे एनपीओ वर्क करता है। तो उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो है वो आपस में मिलकर जमा करते हैं, और यही सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है किसी भी एनपीओ के लिए। अब सब्सक्रिप्शन का क्या करना होता है? सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन हम लोग को शो करना होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। सबसे पहली चीज की सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पे आता है, तो रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसिप्ट है। और उसके बाद ये कहां पे चला जाता है? उसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये मैंने क्या बताया कि किसी भी एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक इनकम का सोर्स होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना, तो हमारे ये इनकम साइड पे होता है, इधर पे एक्सपेंडिचर आता है और यहाँ पे इनकम आता है। तो सब्सक्रिप्शन हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन हम हमेशा इनकम साइड पे लिखते हैं, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशंस नीडेड होती हैं। ये क्वेश्चन अलग से भी 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है, या फिर अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो सब्सक्रिप्शन का जो है एडजस्टमेंट पक्का ही पक्का मान के चलो आता ही आता है। अब सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट किस तरीके से हम समझते हैं? एक तो हम सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं, और सेम हम लोग सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है इसको हम लोग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका सिखा दूंगी, और आपका मर्जी है आपको सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। अल्टीमेटली हमको दिया क्या जाता है? हमको स्टार्टिंग में दिया जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और हमको पहुंचना कहां पे होता है? हमको पहुंचना होता है कि कौन सा अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्चुअली में शो करने वाले हैं। क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होता है, कई पिछले साल का हो जाएगा, कभी अगले साल का हो जाएगा, मतलब बहुत सारे अमाउंट हमको एक साल के अंदर रिसीव होते हैं। लेकिन हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल वो अमाउंट दिखाना होता है जो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होता है, हमको वही केवल अमाउंट दिखाना होता है। अगर अकाउंट स्टेटमेंट में भी हम लोग इसको शो करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमको ट्रांसफर करना होता है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं तो किस तरीके से हमको क्वेश्चन करना होता है, और हमको किस अमाउंट पे पहुंचना होता है। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि किस अमाउंट पे हमें पहुंचना है, कहां से, तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना दिया है, हम सबसे पहले वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को बेटा जो अल्टीमेटली अमाउंट निकालना है वो कौन सा अमाउंट निकालना है? करंट ईयर का निकालना है। किसका निकालना है? करंट ईयर का निकालना है। अब करंट ईयर के भी दो अमाउंट हो जाते हैं, कौन से? एक मेरे को जो करंट ईयर में मिला है, और एक मेरे को जो मिलना चाहिए। ठीक है, करंट ईयर के दो अमाउंट होते हैं, एक तो मेरे को जो करंट ईयर में मिला है, और दूसरा होता है कि करंट ईयर में जो मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं इसको और समराइज कर दूं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आपको नेचर समझ आ गया ना तो सबको समझ आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल वही अमाउंट आता है जो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, जो करंट ईयर से रिलेटेड होता है। अगर वो मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो भी उसको हम शो करते हैं। समझ रहे हो बात? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20, 21 और 22, ये आपका मान लो करंट ईयर है, ये आपका मान लो करंट ईयर है। अब प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2020, 21 हो जाएगा। एक मिनट, कि मान लो कि आपका करंट ईयर जो है, और करंट ईयर आप मान लो आपका है 20, 21 एंड 22। अब इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2020 एंड 21। ठीक है, और इसका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2022, 23। ठीक है, अब आप अगर स्टेटमेंट बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इस साल की, करंट ईयर की,
तो केवल और केवल इस साल से रिलेटेड आइटम ही आप लिखने वाले हो। केवल और केवल जो आइटम 2021 से रिलेटेड है उनको ही लिखोगे। अगर आपको कोई अमाउंट पिछले साल का था और आपको वो इस साल मिल गया, ध्यान से समझो, अगर कोई अमाउंट किससे रिलेटेड था, पिछले साल से रिलेटेड था, लेकिन अगर आपको वो इस साल मिल गया है तो ये अमाउंट आप नहीं लिखोगे। अगर कोई भी अमाउंट आपको लगता है कि आपके वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और उसको आप इस साल रिसीव कर रहे हो, उसको आप इस साल रिसीव कर रहे हो, तो वो अमाउंट आप मेंशन नहीं करोगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का कोई भी अमाउंट नहीं मेंशन किया जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर नेक्स्ट ईयर का कोई भी अमाउंट इसी साल आप रिसीव कर लेते हो, नेक्स्ट ईयर का कोई भी अमाउंट अगर आप इसी साल रिसीव कर लेते हो, तो वो भी अमाउंट आपका नहीं लिखा जाएगा। यानी कि कोई भी अमाउंट जो कि आपके पिछले साल अगले साल से रिलेटेड है, वो आपको करंट ईयर में मिल जाता है, तो उसको भी आप हटा दोगे। समझ गए? यानी कि सब्सक्रिप्शन का जब आप फाइनल अमाउंट निकालने वाले हो, तब आपको ये ध्यान रखना है कि उस अमाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपीस इस साल रिसीव हुए हैं, ठीक है? क्या बोला कि 2021-22 में आपको 1 लाख रिसीव हुए हैं, लेकिन जब आगे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पता चला कि इसमें से 20,000 रुपीस पिछले साल के हैं। आपने जब आगे क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पता चला कि 20,000 रुपीस पिछले साल के थे, जो कि इस साल उन्होंने दे दिए हैं। तो आपने क्या बोला, भाई पिछले साल के थे तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने तो हटा देना है, हमको केवल इस साल से मतलब है। फिर आगे जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पता चला कि कुछ इसमें 30,000 रुपीस ऐसे थे जो कि अगले साल मिलने चाहिए थे लेकिन इसी साल मिल गए हैं। 30,000 रुपीस ऐसे थे जो कि अगले साल मिलने चाहिए थे लेकिन इसी साल मिल गए हैं, तो उसको भी आप हटा दोगे। उसको भी क्या करोगे, आप हटा दोगे। समझ के बाद उसको भी आप हटा दोगे, यानी कि जो भी अमाउंट इस साल से रिलेटेड नहीं है उसको आपने हटा दिया। ठीक है। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात हम समझेंगे, जब हमारा पिछला साल चल रहा था, जब हमारा पिछला साल चल रहा था तब हमको 2021 का कोई अमाउंट रिसीव हो गया था। ठीक है। जब हमारा पिछला साल चल रहा था तब हमको 2021 का कोई अमाउंट रिसीव हो गया था। ठीक है। अब वो अमाउंट मान लो कि वो अमाउंट 10,000 रुपीज का था। 10,000 रुपीज जो कि इस साल मिलने चाहिए थे लेकिन वो पिछले साल ही हमको मिल गया है। कौन से साल का है, तो इस साल का। अगर इस साल का अमाउंट है तो वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो बेसिक पहली चीज आपको ये समझनी है बेटा कि कोई भी अमाउंट आपका इस साल करंट ईयर से रिलेटेड है वो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है। उसको आपको ऐड करना है। लेकिन आपको अगर लगता है कि कोई भी अमाउंट पिछले साल से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको तुरंत के तुरंत क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी अमाउंट पिछले साल से या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो आप उसको तुरंत के तुरंत माइनस कर देंगे। ये आपने पहला मुद्दा जो है वो समझ लिया। ठीक है। यहीं से बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा मुद्दा समझते हैं। दीदी क्वेश्चन में तो कुछ ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा करके दिया होता है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर ऐसा करके दिया होता है, तो अब आप आगे समझो। हमने फिलहाल ये समझा है पिछले साल का और अगले साल का आइटम हमको नहीं ऐड करना है। फिलहाल हमने बेसिक ये चीज समझी है। अब इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके चले जाते हैं। ठीक है। आगे कैसे लेके चले जाते हैं कि एक होता है हमारा करंट ईयर और एक हम मान लेते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है। एक हम देखते हैं करंट ईयर और एक हम चलते हैं प्रीवियस ईयर। करंट ईयर के हम दो पार्ट कर लेते हैं, एक को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग और एक को हम बोलते हैं एडवांस। ठीक है। करंट ईयर में ये पैसा मिलना बाकी है और करंट ईयर में ये पैसा एडवांस हो चुका है। समझ रहे हो बात? करंट ईयर में ये पैसा मिलना बाकी है और करंट ईयर में कोई कुछ पैसा था जो हमको एडवांस में मिल चुका है। प्रीवियस ईयर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रीवियस ईयर में एक आता है आउटस्टैंडिंग और एक आ जाता है एडवांस। एक आ जाता है आउटस्टैंडिंग और एक आ जाता है आपका एडवांस। ठीक है। अब देखो, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग यानी कि करंट ईयर का पैसा था और अभी मिलना बाकी है। करंट ईयर का पैसा था, अभी मिलना बाकी है, यानी कि ये वाला अगर आइटम हमारे पास आ गया तो हम इसको ऐड करेंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। फिर आप करंट ईयर प्रीवियस ईयर समझो, उसके बाद मैं ओपनिंग और क्लोजिंग समझाऊंगी। पहले करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर समझो, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग समझना। करंट ईयर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2021-22। अगर इस साल का पैसा आपका आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में कोई भी पैसा आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप प्लस करोगे। ठीक है। करंट ईयर में कोई भी पैसा मिलना बाकी है, सेंटेंस में ही समझ आ जाता है कि इसको हमें प्लस करना है। करंट ईयर में कुछ ऐसा पैसा था जो मेरे को पहले मिल गया है लेकिन वो इस साल का है नहीं। एडवांस का मतलब क्या, पहले मिल जाना। एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले मिल जाना। यानी कि करंट ईयर में कुछ ऐसा पैसा मेरे को मिल गया है जो कि नेक्स्ट ईयर का है, तो ये मेरे माइनस कर दूंगी मैं इसको। ठीक है। इसको क्या कर दूंगी मैं, इसको मैं माइनस कर दूंगी। करंट ईयर में कुछ ऐसा पैसा है जो मुझे नेक्स्ट ईयर का मिल गया तो मैंने उसको माइनस कर देना है। तो अभी हमको दो बात समझ आ गई, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का एडवांस माइनस। ठीक है।
अब आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर पे आते हैं। अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का कोई अमाउंट था जो अभी तक मेरे को नहीं मिला है। सुनो, पिछले साल का अमाउंट था, अभी तक नहीं मिला है। पिछले साल का अमाउंट था, अभी तक नहीं मिला है। भैया पिछले साल का अमाउंट था, अभी तक नहीं मिला है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो किसका अमाउंट था? ये तो पिछले साल का अमाउंट था। पिछले साल का अमाउंट अगर नहीं मिला है, इस साल मिल गया है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो अमाउंट कब का था? वो अमाउंट तो पिछले साल का था। अब पिछले साल में कोई चीज एडवांस में मिल गई थी, अब इसको बहुत ध्यान से समझोगे। ये हमारा ईयर था 2020-21। इसमें एक अमाउंट जो था वो कब का मेरे को रिसीव हो गया था? वो मेरे को 2021 और 22 का रिसीव हो गया था, यानी कि नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर हमारा करंट ईयर ही तो है। प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर हमारा करंट ईयर बन जाता है। समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर हमारा करंट ईयर बन जाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर के एडवांस का मतलब है ये पैसा हमारे करंट ईयर का है, तो इसको हम ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर के एडवांस का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर का कोई पैसा मिल गया था, तो अगर प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट ईयर का कोई पैसा मिल गया था, तो प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर कौन सा ईयर होगा? वो हमारा करंट ईयर हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आप पूरी तरीके से समझ गए हो कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर एडवांस का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर एडवांस का मतलब क्या है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी मिलना बाकी है, मिलना बाकी है, इस साल से रिलेटेड है, ऐड कर दिया। करंट ईयर एडवांस का मतलब अगले साल का मिल गया, भैया अगले साल से हमको कोई मतलब नहीं है, हटा दो। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था तो मिल गया, नहीं मिल गया हमको कोई मतलब ही नहीं है, माइनस। प्रीवियस ईयर का एडवांस यानी कि पिछले साल में हमको इस साल का पैसा मिल गया है, अरे इस साल का पैसा ये तो हमको ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीका अब हमने समझ लिया है, अगर हमको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिख के क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरीके से करना है। ठीक है, करंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर अगर हमको लिख के आता है तो हमको उसको इस तरीके से करना है। समझ के बाद? अब दीदी अभी हमको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर तो थोड़ा कम ही लिख के आता है, हमको क्या लिख के आ जाता है? हमको क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लिख के आ जाता है। हमको क्या लिख के आ जाता है? क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लिख के आ जाता है। तो मान के चलो बेटा, करंट ईयर को आप बोल दो क्लोजिंग बैलेंस। आप करंट ईयर को क्लोजिंग बोलो। क्लोजिंग क्यों बोलोगे बेटा? क्योंकि करंट ईयर आपका कब खत्म होगा? करंट ईयर आपका खत्म होगा 31/3/22 को। करंट ईयर आपका कब खत्म होगा? 31/3/22 को। तो ये आपकी जो डेट है, ये तो क्लोजिंग की डेट बन गई। करंट ईयर आपका कब खत्म होगा? 31/3/22 को खत्म होगा, तो ये हमारी डेट किसकी बन गई? क्लोजिंग की बन गई। तो करंट ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग ईयर आप मान के चलो, या आपको क्या इसको बोलोगे? क्लोजिंग बैलेंस मान लोगे। अब याद कैसे रखोगे? सी से करंट ईयर होता है, सी से क्लोजिंग बैलेंस होता है। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, सेम तरीके से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। प्रीवियस ईयर को आप अपना ओपनिंग बैलेंस मान लो। ओपनिंग बैलेंस दीदी क्यों मानना है? क्योंकि प्रीवियस ईयर का एंडिंग कब होगा बेटा? प्रीवियस ईयर का एंडिंग होगा 31/3/21 को, एंड 31/3/21 इज अवर ओपनिंग डेट। ठीक है, इसकी नेक्स्ट डेट मान लो 1/4/21, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ओपनिंग डेट। तो प्रीवियस ईयर को आप ओपनिंग मानो और करंट ईयर को आप क्या मानेंगे? क्लोजिंग मानेंगे। एकदम सिंपल एंड एकदम इजी तरीका है इस चीज को समझने का। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हम समझ गया। अब इसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट भी बेटा मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। देखो, ये जितनी भी चीजें हमने चार की चार पढ़ी हैं, ये चारों की चारों चीजें एडजस्टमेंट में आती हैं, और आपको मालूम है कि हर एडजस्टमेंट आपका दो जगह शो होता है। यानी कि ये वाला एडजस्टमेंट आपका क्या होगा? ये दो जगह शो होने वाला है, ये भी एडजस्टमेंट दो जगह शो होगा, ये भी दो जगह शो होगा, ये भी दो जगह शो होगा। सब एडजस्टमेंट एक एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस होगा, ये वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस होगा, एंड ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस होगा। अब बात आती है कि इसके दूसरे दूसरे एडजस्टमेंट कहां जाएंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि इस साल का पैसा मिलना बाकी है। अगर कोई पैसा मिलना बाकी है तो दैट इज अवर असेट। अगर कोई पैसा मिलना बाकी है तो वो हमारी क्या बन जाती है बेटा? असेट बन जाती है। कोई पैसा ऑलरेडी मिल गया है, मिल गया है तो उसके लिए हमको काम करना है, ये बन गई हमारी लायबिलिटी। ठीक है, हमको कोई पैसा ऑलरेडी मिलना बाकी है, मिलना बाकी है, असेट मिल चुका है तो लायबिलिटी होगी वो हमारी, क्योंकि अब उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। अगर हमको सब्सक्रिप्शन पिछले अगले साल का इसी साल पे मिल गया है, तो यानी कि अब हमको उस पैसे को यूटिलाइज करना है फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। प्रीवियस ईयर का क्या होता है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का अमाउंट अभी तक नहीं मिला है, ये हमारे लिए लायबिलिटी आप मान के चलो, उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर में अगर कोई अमाउंट हमको ऑलरेडी मिल गया है तो वो हमारी एसेट हो जाएगी। प्रीवियस ईयर में कोई अमाउंट अगर हमको ऑलरेडी मिल गया है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी असेट हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये दोनों एडजस्टमेंट पता होने चाहिए। फिलहाल आपको प्लस माइनस से ही मतलब होना चाहिए, लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट कहाँ आएगा, यानी कि असेट है कि लाइबिलिटी होता है, वो भी ध्यान रखो। एक और चीज आप देख सकते हो कि दोनों असेट प्लस होंगे और दोनों लाइबिलिटी बेटा माइनस होंगी। दोनों असेट आपके प्लस हो रहे हैं, दोनों लाइबिलिटी आपकी माइनस हो रही है। इस वाले पेज में आपका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमको काम करना है। चलो अब देखो, बाई चांस बेटा आपको स्टेटमेंट फॉर्म में काम करना है। आपको मन है कि दीदी हमको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है, तो कैसे करेंगे? अब ये देखो, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। काम आपको वही करना है, काम आपको वही करना है। अब आपने बोला कि दीदी स्टेटमेंट फॉर्म में भी थोड़ा बता दो किस तरीके से इसको हम लोग अकाउंट फॉर्म में करने वाले हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में तो आपने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का स्टेटमेंट बन जाएगा। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में आप जब बनाएंगे तो जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? सब्सक्रिप्शन रिसीव की बेटा जर्नल एंट्री आपकी होती है बैंक अकाउंट डेटर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कि सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट मेरा कहां लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट मेरा ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, यानी कि बाय बैंक लिखूंगी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जितना भी सब्सक्रिप्शन मेरे को रिसीव हुआ होगा ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ पे लिखूंगी, चाहे 19 का हुआ हो, चाहे 20 का हुआ हो, चाहे 21 का हुआ, जितना भी रिसीव हुआ है सारा का सारा मेरे को यहीं पे लिख देना है। फिर इसमें से प्लस माइनस करूंगी। देखो स्टेटमेंट फॉर्म में भी हम यही करेंगे कि जितना भी हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो सारा का सारा लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें से प्लस माइनस और जो भी हमको करना है वो करेंगे। और जब हम अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे तब भी हम जितना का जितना हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है सारा का सारा लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगेन अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके नीचे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। अब दीदी ये क्या चीज है? तो ये बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, दिस इज योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एंड ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसके अलावा दीदी एडवांस वाली चीज का लिखेंगे। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है तो एडवांस, सॉरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो ओपनिंग एडवांस आपका अपोजिट साइड में हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो ओपनिंग एडवांस इधर लिख दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। दो जगह आने वाला है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका ब्रॉट डाउन जो होगा ये आपका ओपनिंग एडवांस हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस, और ये आपका कैरी डाउन जो होगा ये आपका क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज करने के बाद आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो मिलेगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर बनेगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट के उसके अकाउंट के फॉर्मेट में करना है तो इस तरीके से करोगे आप। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये दोनों एक साइड पे है, ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये दोनों एक साइड पे हैं, जो कि हमने स्टेटमेंट फॉर्म में देखा था प्लस थे। देखो दोबारा जाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में दोबारा जाते हैं तो ओपनिंग एडवांस देखो यहाँ पे देखो, ओपनिंग एडवांस आपका ये दे रखा है, ये प्लस में था, एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये आपका प्लस में था। यानी कि प्लस वाले अमाउंट आपको कहाँ लिखने हैं? क्रेडिट साइड पे लिखने हैं। प्लस वाले अमाउंट कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे, और जो दोनों माइनस हो रहे हैं उनको आप डेबिट साइड पे लिखोगे। अगर आपको इस तरीके से करना है क्वेश्चन तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर स्टेटमेंट फॉर्म में करना है तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब स्टेटमेंट भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टेटमेंट कैसे बनेगी आपकी? स्टेटमेंट बनेगी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दो चीजें आपने प्लस करनी है। क्या क्या प्लस करना है? करंट ईयर या फिर इसको क्लोजिंग बोलो, कुछ भी बोलो, करंट ईयर या फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एंड दूसरी चीज क्या करनी है आपको? प्रीवियस ईयर या फिर ओपनिंग एडवांस। ये दोनों चीजें आपने क्या करनी है? प्लस कर देनी है, तो ये प्लस हो जाएंगी, ठीक है। प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देना। इसके बाद दो चीजें आपको माइनस करनी है। क्या चीज? करंट ईयर या फिर क्लोजिंग एडवांस, उल्टा कर देना है। ऊपर प्लस में आउटस्टैंडिंग है तो नीचे एडवांस हो जाएगा, एंड आपको माइनस कर देना है प्रीवियस ईयर या फिर आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ऊपर एडवांस है तो नीचे आउटस्टैंडिंग, ये एडवांस है तो नीचे आउटस्टैंडिंग, और ये दोनों अमाउंट आपने क्या करना है? माइनस कर देने हैं, ठीक है। बाहर कॉलम में माइनस में लिख दोगे। इसके बाद सारी चीजें जब आप कर लोगे, जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा ये आपका मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको क्या मिल जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मिल जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से आप काम करेंगे। अब बेटा कभी कभी क्या होता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट शोन होता है वो दिया होता है और आपको निकालना होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना है। आपको कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाला यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करो हुआ है वो दे देते हैं और आपको निकालना क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव निकालना होता है। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में जो माइनस है उसको प्लस करो, जो प्लस है उसको माइनस करो। ये तो लॉजिकल बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तेरे को दिया क्या है, निकालना क्या है। अगर आपको रिसीव दिया हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट निकालना है तो सिंपल इसी तरीके से कर लोगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपको अमाउंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड। तो आपको क्या करना है, फिर आपको सारे के सारे अपने सिंबल जो है वो चेंज कर देने हैं। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात होगी। अगर ऊपर वाली चीज दी है नीचे निकालनी है तो नॉर्मल वे से जाना है, लेकिन अगर नीचे की चीज दे दी है और वापस ऊपर जाना है तो साइन आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। अब मेरे को आप बताएंगे कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाले कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये चीज आपको बेटा चाहे आप ट्रिक से याद करो या फिर आप समझ के याद करो, किसी भी तरीके से याद करो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मुंह जुबानी याद हो जानी चाहिए कि करंट ईयर या फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर ओपनिंग एडवांस प्लस करंट ईयर या फिर क्लोजिंग एडवांस माइनस प्रीवियस ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस। ये आपको याद होनी ही होनी चाहिए। और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा इसीलिए बताया है ताकि आप बाई चांस भूल भी जाओ तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल भी जाओगे और कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में बैठ के ये चीज दोबारा करने लगोगे तो शायद आपको मेरी बात याद आ जाएगी। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो कि आउटस्टैंडिंग एडवांस क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप मेरी ये वाला जो है पेज अपने दिमाग में छाप लो कि दीदी ने इस पेज को कराते टाइम क्या चीज समझाई थी। जैसे आपको ये चीज याद आ जाएगी आपने एग्जाम में अपने बना लेना है यही वाला फ्लो चार्ट और फिर आपने अपना क्वेश्चन कर लेना है। अगर ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में छप गया है तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने में नहीं प्रॉब्लम आएगी, ये मैं इस बात की पूरी गारंटी ले लेती हूँ। ठीक है, बताओ कोई भी दुख तकलीफ दर्द है। अब सब्सक्रिप्शन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, अब हम क्वेश्चन करेंगे फिर तो कोई इशू आएगा नहीं। सब्सक्रिप्शन निकालने में कोई भी दिक्कत आएगी अब नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए सब्सक्रिप्शन निकालने में। अब आपको एक एक चीज क्लियर हो गई है। अब हमने